मैं लाया हूँ फ्री टेस्ट सीरीज के तहत संविधान के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस। तो आइए चलिए देखते हैं कल के टेस्ट के संविधान के क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस। तो पहला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर, नीति निर्देशक तत्व पर। तो संविधान निर्माताओं ने सबसे ज़्यादा जो बल दिया था वो प्रस्तावना पर दिया था, और प्रस्तावना को भारतीय संविधान की कुंजी भी कहा गया था, क्योंकि प्रस्तावना ही एक्चुअल में भारतीय संविधान की मूल रूपरेखा पर आधारित है। जो मूल ढांचा आधारित है वो प्रस्तावना पर ही आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। यह राज्यों का एक संघ है। भारतीय नागरिक मूल अधिकारों का उपयोग करती है। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही नहीं है, ऑप्शन बी भी सही नहीं है, ऑप्शन सी भी सही नहीं है, ऑप्शन डी, यहाँ राज्य की प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। जो राज्य का मुखिया है वो निर्वाचित होता है। राज्य का मुखिया निर्वाचित होना ही गणतंत्र है। तो यहाँ राइट ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ है, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, इनमें से कोई नहीं। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राज्य किसी धर्म को महत्व नहीं देगा, अर्थात सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करेगा। तो ऑप्शन सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, अपितु सभी धर्मों को समान महत्व देना। क्वेश्चन नंबर 4, गणतंत्र होता है, अभी आप पढ़ चुके इसको, केवल एक लोकतंत्रात्मक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। तो यहाँ ऑप्शन डी सही है, क्योंकि जहाँ का अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो बल्कि निर्वाचित हो तो वह गणतंत्र होता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? जो प्रस्तावना हम पढ़ते हैं उसमें भारत के बारे में क्या कहा गया है ये आपको बताना है। एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, इनमें से कोई नहीं। तो जब आप प्रस्तावना पढ़ते हो तो आपको ये लाइन मिलती है कि एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, लोक कल्याण नहीं है। लोक कल्याण शब्द प्रस्तावना में नहीं है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि गणराज्य गणतंत्र राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। उसका अपना लिखित संविधान है। उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो यह इसका ऑप्शन राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। सेक्युलर शब्द सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो यहाँ ऑप्शन ए राइट है, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, सेक्युलर, कि हम सेक्युलर हैं, हमारे यहाँ किसी धर्म विशेष को महत्व नहीं दिया जाता है, हम एक तरह से सभी धर्मों को समान महत्व देते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो आपको लग रहे होंगे चार ऑप्शन एक जैसे, लेकिन इसमें से सही ऑप्शन है भारतीय संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, इसलिए हम भारत के लोग से उसकी स्टार्ट हुई है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान एक उधार का संविधान है जिसमें विभिन्न देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है। मूल अधिकार यूएसए से, संघ प्रगति कनाडा से, जर्मनी वगैरह से। तो यहाँ आपके समवर्ती सूची किससे ली गई है? तो वो समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से।
भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से, लौकिक यानी जनता की, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से। तो प्रस्तावना स्टार्ट होती है हम भारत के लोक शब्दों से। तो राइट आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 12, मूल भारतीय संविधान। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो यहाँ मूल संविधान की बात की गई और मूल संविधान में आपको पता है कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं थे, ये शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो मूल संविधान में जो था वह आपका प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यह था प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? संवैधानिक, वंशानुगत, लोकतंत्रात्मक राजतंत्र, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोकतंत्रात्मक गणतंत्र को अपनाया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? 3 शब्द जोड़े गए थे, आपको पता है। एक धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था, समाजवादी जोड़ा गया था, एकता और अखंडता जोड़ा गया था, गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता निहित है जनता, मतदाता, राष्ट्रपति, संसद। भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता उसी में निहित होती है जो भारतीय संविधान का निर्माण करता है। और भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया है? जनता ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। यानी संविधान में उनकी व्याख्या कहाँ की गई है? प्रस्तावना में दिए गए आदर्शों की। मूल अधिकारों के अध्याय में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में मूल कर्तव्यों में, मूल अधिकार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में मूल कर्तव्यों में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो यहाँ मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों, तीनों में ही संविधान की प्रस्तावना की व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान का स्रोत, संविधान के ध्येयों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि। तो यहाँ भारतीय संविधान का स्रोत तो जनता है, शासन के ध्येयों का विवरण भी दिया हुआ है, संविधान को लागू करने की तिथि पता नहीं चलती है क्योंकि उसमें जो तिथि है वो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि है 26 नवंबर। लागू करने की तिथि संविधान की प्रस्तावना से पता नहीं चलती है। तो यहाँ राइट ऑप्शन होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? ऑप्शन ए भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो प्रस्तावना में उल्लिखित है आपका भारत और इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री, भारत की जनता। तो भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ और उसी दिन इसको अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत किया गया। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में आपकी 8 अनुसूचियां थी, 8। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 51वें संविधान संशोधन जो कि पहला 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात हो रही है। तो पहले संविधान संशोधन के तहत तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें आपकी 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया, 10वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन अधिनियम और 12वीं सूची जोड़ी गई 74वें संशोधन अधिनियम। तो 10वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 23, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तभी आपको पता है 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची, 12वीं। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? जो 12 अनुसूचियां हैं उनमें से किस अनुसूची में
राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है, तो ये प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ तथा प्रतिज्ञान से, भाषाओं से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो जो तीसरी अनुसूची है वो शपथ तथा प्रतिज्ञान से संबंधित है। निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? आठवीं अनुसूची, अनुच्छेद 370, छठी अनुसूची, अनुच्छेद 250। तो इसका राइट आंसर है छठी अनुसूची का संबंध राज्यों के अंतर्गत स्वशासी जिला परिषदों से है, छठी अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची। तो आठवीं अनुसूची में आपको पता है भाषाओं का विवरण है, भाषाओं के साथ। क्वेश्चन नंबर 28, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? 9वीं अनुसूची यानी भूमि सुधार से संबंधित, समाज कल्याण से संबंधित, यानी समाजवाद लाने की दिशा के लिए अनुसूची जोड़ी गई थी। उसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा थे। तमिलनाडु का शैक्षिक आरक्षण विधेयक 9वीं अनुसूची में सम्मिलित है, जो कि 51% से 50% से ज़्यादा है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में है? तो दल बदल संबंधी जो अयोग्यता है वो 10वीं अनुसूची में है। संविधान की छठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो जो छठी अनुसूची राज्यों की स्वशासी जिला परिषद से संबंधित है वो आपकी असम में लागू होती है, मेघालय में लागू होती है, त्रिपुरा में, लेकिन मणिपुर में लागू नहीं होती है। संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? प्रथम अनुसूची में राज्य के शासन प्रदेश की सूची, उनके नाम और राज्य क्षेत्र सही है। सप्तम अनुसूची में केंद्र शासित क्षेत्र का विभाजन है, ये भी सही है। संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची का विवरण है। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है, लेकिन जो द्वितीय अनुसूची है वो वेतन भत्तों से संबंधित है, वेतन भत्तों से, तो यहाँ ये गलत है, द्वितीय अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? चौथी अनुसूची, इसमें संघ तथा राज्यों की शक्तियों के विवरण की रूपरेखा अंतरिष्ट है। इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंध उपबंध अंतर्विष्ट हैं। तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्निहित हैं, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तो उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? पहली अनुसूची, संविधान की पहली अनुसूची ही राज्यों का ब्यौरा देती है। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? पहली अनुसूची को किया जाना चाहिए, क्योंकि पहली अनुसूची में राज्यों के नाम, उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा होता है। तो अगर राज्य का सृजन करना है तो पहली अनुसूची में संशोधन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 35, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, गलत वाला छांटना है। लोकपाल के क्षेत्राधिकार से भारत के प्रधानमंत्री को बाहर रखा गया है। लोकपाल के क्षेत्राधिकार से भारत के प्रधानमंत्री को बाहर रखा गया है। प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक विदेशी सहायता प्राप्त सभी इकाइयों लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं। लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं, ये भी सही है। लोकपाल के 50% सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, महिला श्रेणी से होंगे, ये भी सही है। तो ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है। लोकपाल के क्षेत्राधिकार से भारत के प्रधानमंत्री को बाहर रखा गया नहीं, भारत के प्रधानमंत्री को भी शामिल किया गया है। तो ऑप्शन ए गलत है। आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि लोकपाल कौन है इस समय, भारत के लोकपाल कौन हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि भारत के लोकपाल कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई? लोकपाल भारत का होता है, लोकायुक्त राज्यों के होते हैं। लोकायुक्त लोकपाल ये ओम्बुड्समैन संस्था के आधार पर बनाए गए। तो सबसे पहले जो लोकायुक्त की स्थापना हुई थी वह महाराष्ट्र में हुई थी 1971 में। 1971 में महाराष्ट्र में। राजस्थान लोकायुक्त संस्था की स्थापना की गई थी। राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना 3 फरवरी 1973 को की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा 1973।
राजस्थान में। भारत के किन राज्यों में लोकायुक्त जांच प्रारंभ करने में स्वयं पहल कर सकता है? असम, यूपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान में स्वयं पहल कर सकता है। 39, भारत के किस राज्य में लोकायुक्त सबसे अंत में लागू हुआ? तो ये असम, त्रिपुरा, गोवा सभी। तो ये गोवा में सबसे अंत में लागू हुआ, गोवा। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे, राजस्थान की बात करते हैं, एस कोठारी, एस दुआ, ID दुआ, SN मिश्र। तो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त ID दुआ थे, ID दुआ। 41, राजस्थान में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 28 अगस्त 1973, 3 जून 1973, 3 फरवरी 1974, 3 फरवरी 1973। तो 3 फरवरी 1973 को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से राजस्थान के लोकायुक्त के पद पर नहीं रहे हैं कौन? DP गुप्ता रहे हैं, IM जोशी रहे हैं, PL दवे नहीं रहे। किस मुख्यमंत्री ने पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढ़ाओ का नारा दिया? वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, शिवचरण माथुर, इनमें से कोई नहीं। तो अशोक गहलोत ने पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढ़ाओ का नारा दिया, अशोक गहलोत। क्वेश्चन नंबर 44, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 या 65 वर्ष, 5 या 70 वर्ष, 5 या 65 वर्ष, 6 या 65 वर्ष, 6 या 70 वर्ष। तो 5 या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। क्वेश्चन नंबर 45, स्वीडन की ओम्बुड्समैन संस्था से लोकायुक्त का विचार लिया और राजस्थान में प्रभावी 3 फरवरी 1973 से हुआ। यदि प्रथम लोकायुक्त ID दुआ हैं तो प्रथम उपलोकायुक्त कौन है? KPU मेनन, K राव, SK घोष, SK त्रिपाठी। तो राइट आंसर है KPU मेनन। तो ये रहे 45 क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।